नमस्कार साथियों, श्रीमान आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान एवं इतिहास विभाग राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान दूत व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं राजकीय लोहिया महाविद्यालय के अशोक कुमार। श्री अशोक कुमार सहायक आचार्य के पद पर हैं और आज आपका व्याख्यान होगा शेरशाह सूर पर। मैं श्री अशोक कुमार का स्टूडियो में स्वागत करता हूं और उन्हें बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अशोक कुमार। धन्यवाद सर। आज के इस ई कंटेंट में हम शेरशाह है भाग 2 के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के महान शासक शेरशाह सूर के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूर हिंदुस्तान का बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद में उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए 1540 ईस्वी से यानी बादशाह बनने से लेकर अपनी मृत्यु पर्यंत यानी मई 1545 ईस्वी तक जितने भी सैनिक अभियान किए उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शेरशाह ने शासक बनने के बाद अपनी 2 प्राथमिकताएं के ऊपर बल दिया। पहली प्राथमिकता यह थी कि हुमायूं को देश से बाहर निकालना, क्योंकि हुमायूं का देश में रहना उसके साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता था। दूसरी प्राथमिकता यह थी कि वह मुगलों का भारत में प्रवेश हमेशा के लिए बंद करना चाहता था, यानी मुगलों का भारत में प्रवेश के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। इसी के क्रम में सबसे पहले उन्होंने मुगलों को देश से बाहर निकालने के लिए कार्य आरंभ किया और अपनी सेना खवास खान के नेतृत्व में हुमायूं के पीछे भेजी, उसको देश से खदेड़ने के लिए। खवास खान के नेतृत्व में सूर सेना या अफगान सेना निरंतर हुमायूं का पीछा कर रही थी। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद में हमने देखा था कि हुमायूं आगरा से जितना धन ले जा सकता था अपने साथ लेकर लाहौर की ओर आगे बढ़ा। शेरशाह ने एक बड़ी सेना खवास खान के नेतृत्व में हुमायूं का पीछा करने के लिए भेजी। वह सेना निरंतर हुमायूं का पीछा कर रही थी। जब ये देखा कि अफगान सेना निरंतर पीछे आ रही है तो हुमायूं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आगे बढ़ रहा था, भाग रहा था। वह लाहौर से सिंध की ओर गया और वहां पर भी जब अफगान सेना ने उसका पीछा किया तो मजबूरी में उसको फिर देश छोड़ना पड़ा। इसी दौरान शेरशाह भी हुमायूं के पीछे पीछे आ रहा था। जब शेरशाह 1541 ईस्वी में सिंध के खुशाब नामक स्थान पर आया था तब उन्होंने इसी दौरान सिंध के इस इलाके पर भी अधिकार कर लिया था और यह इलाका उसने यहाँ के स्थानीय सरदार इस्लाम खां को सौंप दिया था शासक के रूप में। तो इस प्रकार से हुमायूं को देश से बाहर निकालने के बाद में, उसकी शक्ति का ध्वस्त करने के बाद में शेरशाह ने ध्यान दिया गखर प्रदेश की ओर, गखर प्रदेश की विजय का कार्य किया। तो दूसरा जो कार्य था शेरशाह का शासक बनने के बाद में वो था गखर प्रदेश की विजय, और यह शेरशाह द्वारा की गई थी 1541 ईस्वी में। गखरों का यह प्रदेश सिंध और झेलम नदियों के उत्तर पश्चिम में स्थित था। गखर बहुत ही निर्णायक स्थिति में रहते थे जब भी कोई विदेशी आक्रमण होता था उस समय, क्योंकि इन्हीं उत्तर पश्चिमी मार्गों से, दर्रों से होकर के विदेशी आक्रमण होने की संभावनाएं थी।
और खास करके मुगलों की भी। यानी कोई भी संभावित मुगल आक्रमण हो और उसमें गखर उनका सहयोग करें तो वह शेरशाह के लिए संकट पैदा कर सकते थे। अतः गखर प्रदेश में उचित प्रबंध के लिए उन्होंने यह अभियान किया था। इस प्रदेश में उन्होंने एक के बाद एक कई सैनिक अभियान किए। गखर विद्रोहियों को या गखरों के मुख्य सरदारों को पराजित कर दिया गया, परंतु वह स्थायी रूप से यहाँ पर शांति स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाया। शेरशाह ने यहाँ पर एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम था रोहतासगढ़ दुर्ग, और यहाँ पर खवास खान और हैबत खान के नेतृत्व में 50,000 सैनिक भी नियुक्त कर दिए। इसी दौरान लंबी अनुपस्थिति का फायदा उठा करके बंगाल के गवर्नर खिजर खान ने विद्रोह कर दिया था। यानी गखरों के अभियान को बीच में छोड़कर ही शेरशाह को बंगाल की ओर लौटना पड़ा, बंगाल की ओर जाना पड़ा, और यह कार्य यानी गखर प्रदेश में उचित व्यवस्था, गखरों को दबाए रखना, उत्तर पश्चिम के किसी भी आक्रमण से सुरक्षा के लिए दायित्व उन्होंने अपने सेना नायकों खवास खान और हैबत खान को सौंप दिया। अब अपन देखते हैं बंगाल में नई व्यवस्था के बारे में गखर अभियान के बाद में। तो बंगाल की यह नई व्यवस्था 1541 ईस्वी में ही स्थापित की थी शेरशाह के द्वारा। इसे पूर्व चर्चा कर लेते हैं अपन। आपको ये पता है कि खिजर खान को गवर्नर नियुक्त किया गया था शेर खान के द्वारा, लेकिन खिजर खान ने क्या किया, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शेरशाह की व्यस्तता को देखकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इसी क्रम में खिजर खान ने बंगाल के मृतक सुल्तान की पुत्री, यानी जो सुल्तान थे पूर्व सुल्तान यहाँ के महमूद, उनकी लड़की के साथ शादी कर ली और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में शेरशाह ने तीव्र गति से बंगाल की ओर प्रस्थान किया, खिजर खान को परास्त कर दिया, और चूंकि शेरशाह बहुत विवेकमान और दूरदर्शी शासक था, उसको पता था कि बंगाल की दूरी राजधानी से बहुत ज्यादा है और यहाँ पर यह विद्रोह है या इस टाइप की घटनाएं होती रहेंगी। इसको नियंत्रित करने के लिए उसने संपूर्ण बंगाल सूबे को, प्रांत को 19 सरकारों में बांट दिया। सरकार एक जिले टाइप की इकाई हुआ करती थी, प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी उस समय, और प्रत्येक सरकार में उसने एक सिकदार नियुक्त कर दिया। सिकदार की नियुक्ति और उसका उत्तरदायित्व पूरी तरह से शेरशाह के ऊपर था, यानी इनकी नियुक्ति भी शेरशाह ही करता था और वो शेरशाह के प्रति ही उत्तरदायी थे। इनका इन सिकदारों का कार्य था क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इन सिकदारों को नियंत्रित करने के लिए या इनके झगड़ों का निपटारा करने के लिए शेरशाह ने यहाँ पर एक सैनिक अधिकारी को भी नियुक्त किया था जिसका नाम था काजी फजीलात। इस प्रकार से शेरशाह ने 1541 ईस्वी में बंगाल में एक नई व्यवस्था स्थापित करके इस क्षेत्र में होने वाली विद्रोहात्मक घटनाओं पर एक प्रकार से अंकुश लगा दिया। बंगाल अभियान के बाद में शेरशाह का अगला जो सैनिक अभियान हुआ था मालवा के विरुद्ध। मालवा का इलाका एक बहुत ही समृद्ध इलाका है और सामरिक व्यापारिक महत्व की दृष्टि से देख लिया जाए तो भी इसकी एक अलग ही महत्ता रही है, और दिल्ली और आगरा के शासक हमेशा इसको अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करते आ रहे थे। इसी क्रम में शेरशाह ने भी मालवा पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इसके पीछे और भी कारण थे। उसमें एक तो ये था कि यहाँ का जो शासक था मल्लू खान, यानी यहाँ का जो शासक मल्लू खान था, ये 1537 ईस्वी में बना था कादिर शाह के नाम से। यानी आपको पता है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में 1537 ईस्वी में मल्लू खान कादिर शाह की उपाधि के साथ मालवा का शासक बना था और उसके नियंत्रण में मांडू, उज्जैन और सहारनपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थल थे। शेरशाह इनके ऊपर अधिकार करना चाहता था। इसके साथ और भी कुछ कारण थे, जैसे कि मल्लू खान ने कालपी के युद्ध में अस्करी और हिंदाल के विरुद्ध शेरशाह के पुत्र कुतुब खान की मदद नहीं की थी। इस वजह से शेरशाह उससे बहुत नाराज था। इसके अलावा मल्लू खान ने अभी तक शेरशाह का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं किया था
तो जो भी कारण रहे हों, यानी एक साम्राज्य विस्तार का महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी भी स्वतंत्र राज्य को अपने पड़ोस में नहीं देख सकता था, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता ही है। इसके बाद में शेरशाह ने एक बड़ी सेना के साथ मालवा के विरुद्ध अभियान किया। शेरशाह की विशाल सेना को आते देखकर भयभीत मल्लू खान यानी कादिर शाह ने सहारनपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। शेरशाह ने भी उसको माफ करते हुए लखनौती का इलाका प्रदान कर दिया और मालवा का इलाका सुजात खान को दे दिया। परंतु मल्लू खां शेरशाह से भयभीत बना रहा और उसने लखनौती ने जाकर के गुजरात में ही वहां के शासक महमूद तर्की की शरण में जाना उचित समझा। इस प्रकार से 1542 ईस्वी के इस मालवा अभियान में शेरशाह ने मल्लू खान यानी कादिर शाह को पराजित करके मालवा जैसे महत्वपूर्ण सामरिक और व्यापारिक महत्व के क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया। मांडू, उज्जैन, सहारनपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थल नगर उसके नियंत्रण में आ गए। इसके बाद में जो शेरशाह का जो अगला अभियान हुआ वह था रायसीन के विरुद्ध। रायसीन के विरुद्ध शेरशाह का यह अभियान 1543 ईस्वी में हुआ था। रायसीन का शासक था पूर्णमल और पूर्णमल के ऊपर आक्रमण करने के कारणों के बारे में चर्चा करें तो इसके बारे में कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि पूर्णमल ने चंदेरी पर अधिकार करके वहां के मुस्लिम परिवारों को अपमानित किया था और उन मुस्लिम परिवारों ने ही निवेदन किया था शेरशाह से कि वह उनको रायसीन से मुक्ति दिलवाए। तो इस आधार पे यह एक धार्मिक कारण है, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा एक कारण यह भी है क्योंकि रायसीन पूर्णमल के नियंत्रण में रायसीन और चंदेरी जैसे महत्वपूर्ण नगर थे, महत्वपूर्ण स्थल थे। जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों को दूसरे के नियंत्रण में नहीं रहने दे सकता था। तो इस वजह से यानी चंदेरी और रायसीन पर अधिकार करने के लिए ही शेरशाह ने मुख्यतः पूर्णमल के ऊपर आक्रमण किया था। यह आक्रमण 1543 ईस्वी में हुआ। जब घेराबंदी लंबे समय तक चली यानी रायसीन पर जब अधिकार नहीं कर पाया शेरशाह है, तब उसने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली कि वह पूर्णमल और उसके परिवार को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। इस आश्वासन के बाद में पूर्णमल के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्णमल के आत्मसमर्पण के बाद में यहाँ के जो मुस्लिम परिवार थे उन्होंने शेरशाह के सामने पूर्णमल को सजा देने के लिए अपील की, इस व्यक्ति को सजा दी जाए, इन्होंने हमें अपमानित किया है। तब शेरशाह ने अपनी शपथ को तोड़ दिया। जब शेरशाह के जब पूर्णमल को शेरशाह की बदले मंतव्य का पता चला, तब उन्होंने अपने परिवार और जो स्त्रियां थी, जो बच्चे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया और सुबह होते ही वो शेरशाह के विरुद्ध युद्ध में भिड़ गए। क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए वे लंबे समय तक अफगानों का मुकाबला नहीं कर पाए और इस प्रकार से शेरशाह का रायसीन पर अधिकार हो गया। परंतु जिस प्रकार से शेरशाह ने अपने वचन का भंग किया, यह उनके चरित्र के ऊपर एक कलंकित रह रहा है। यह एक निंदनीय कार्य शेरशाह द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से 1543 ईस्वी के इस अभियान द्वारा शेरशाह ने पूर्णमल को पराजित करके रायसीन पर अधिकार किया। इसके बाद में शेरशाह के सेना नायकों का जो अगला अभियान था वो था मुल्तान और सिंध की विजय का। क्योंकि आपको ये पता है कि 1541 ईस्वी में शेरशाह ने गखर प्रदेश को छोड़ने से पहले वहां पर हैबत खान और ख्वास खान को नियुक्त करके हिदायत दी थी कि वे यहाँ के गखरों को अपने नियंत्रण में रखेंगे, उचित शासन व्यवस्था का निर्माण करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, ख्वास खान और हैबत खान मिलकर कार्य नहीं कर पाए। इस वजह से शेरशाह ने वहां से ख्वास खान को हटा लिया और सारा कार्य हैबत खान को सौंप दिया। हैबत खान को यहाँ पर बक्सू लंगा है और फतेह खां जाट के विद्रोह का सामना करना पड़ा। बक्सू लंगा ने तो स्वयं को
मुल्तान में स्वतंत्र ही घोषित कर दिया था। एक अभियान के बाद में हेबत खान फतेह का जाट को पराजित करके कैद करने में कामयाब हुआ और इसके बाद में उसने मुल्तान से बक्सु लंगाह को भी पराजित कर दिया और इस क्षेत्र में स्थानीय परंपराओं के अनुसार उसने शांति व्यवस्था कायम की थी और प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्थानीय तत्वों को शामिल करते हुए इसी आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था कायम की थी। उसके बाद में उसने सिंध के एक महत्वपूर्ण दुर्ग भक्खर के ऊपर भी अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से मुल्तान और सिंध विजय का कार्य जो अधूरा था उसको पूर्ण कर दिया गया हैबत खान के द्वारा। उसके बाद में शेरशाह का जो अगला अभियान रहा वो था मारवाड़ विजय का। मारवाड़ विजय का यह कार्य शेरशाह द्वारा 1544 ईस्वी में किया गया। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मारवाड़ में या यूं कहें राजपूताने में मालदेव एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। उन्होंने अल्प समय में ही मारवाड़ के महत्वपूर्ण केंद्रों पर अधिकार कर लिया, जिसमें नागौर, मेड़ता, अजमेर, भादराजून, बीकानेर, जालोर, सिवाना जैसा बहुत बड़ा प्रदेश उसके नियंत्रण में आ गया था। उसके साम्राज्य की सीमाएं एक तरफ शेरशाह के राज्य से लगती थी, दूसरी ओर गुजरात के राज्य से। इस प्रकार से इतने बड़े शासक को अपने पड़ोस में रहने देना शेरशाह अपने लिए खतरा मानता था। तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर के शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध अभियान किया होगा, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यानी एक कारण तो यह है कि वह अपने पड़ोस में इतने बड़े शक्तिशाली शासक को रहने देना अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। दूसरे कारणों में चर्चा करें तो ये था कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद में हुमायूं को मालदेव ने सहायता का आश्वासन दिया था। यद्यपि शेरशाह है कि जो शेरशाह ने उन्हें हुमायूं की सहायता न देने के लिए कहा था, इस पर मालदेव ने हुमायूं की मदद तो नहीं की, परंतु जैसा कि शेरशाह चाहता था कि मालदेव हुमायूं को कैद कर ले, वह भी नहीं किया। इस वजह से भी शेरशाह है मालदेव से नाराज था। इसके अलावा मालदेव ने मेड़ता के शासक विरमदेव राठौड़ और बीकानेर के शासक कल्याणमल को पराजित करके उनके राज्य छीन लिए थे। ये दोनों शासक यानी विरमदेव और कल्याणमल अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए शेरशाह के दरबार में गए थे कि हमें मालदेव से हमारा राज्य पुनः दिलवा दीजिए। इस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियां जानकर शेरशाह ने एक विशाल सेना के साथ यानी लगभग 80,000 सेना के साथ मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया। दूसरी ओर मालदेव भी अफगान सेना का मुकाबला करने के लिए सैसन ने राजधानी से चल पड़ा। सुमेल नामक स्थान पर अफगान और राठौड़ सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने डट गई। यह कार्य लगभग 2 महीने तक चलता रहा। ठंडा मौसम था बहुत उस समय, क्योंकि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इस इलाके में। 1543 के अंतिम में यह अभियान हुआ था और 1544 के आरंभ तक ही चलता ही रहा। उसी दौरान ठंड की वजह से स्थिति खराब थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से शेरशाह की स्थिति ज्यादा खराब हो गई। कारण ये था कि मालदेव युद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं था। जैसे ही शेरशाह की सेनाएं आगे बढ़ती, मालदेव उतना ही पीछे हट जाता था। इस वजह से इस इलाके में शेरशाह के घोड़ों और सैनिकों के लिए दाने और रसद का अभाव हो गया और दूसरी ओर मालदेव युद्ध करने का नाम नहीं ले रहा था। तब शेरशाह ने एक चाल चली। इस चाल के तहत एक जाली पत्र तैयार करवाया गया। वह पत्र मालदेव के सेनापतियों जेता और कुपा के नाम से तैयार करवाया गया था और उसमें लिखा गया था कि वे युद्ध में मालदेव का साथ नहीं देंगे और युद्ध होगा तब मालदेव को गिरफ्तार करके शेरशाह को सौंप देंगे। और वह पत्र मालदेव के खेमे के पास डलवा दिया गया ताकि वह मालदेव तक पहुंच सके। जब मालदेव को वह पत्र मिला तो वह जैता और कुंपा से आशंकित हो गया और आशंकित होने पर
युद्ध स्थल से छोड़ के दूर चला गया। सुबह जब जेठा और कुंपा को इस प्रकार से इस घटना की जानकारी मिली, तब उन्होंने अपने कलंक को धोने के लिए अपने खेमे में मौजूद 12,000 सैनिकों के साथ अफगान सेना के ऊपर टूट पड़े। क्योंकि उनकी सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी बड़े पराक्रम के साथ लड़े और अफगान चूंकि संख्या में ज्यादा थे, अतः उन्होंने जेठा और कुंपा को पराजित कर दिया। बहुत सारे राजपूत वीर युद्ध में काम आ गए। जब मालदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस प्रकार से सुमेल के युद्ध में 1544 ईस्वी में शेरशाह ने बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त की। इसी वजह से शेरशाह ने एक बार कहा था कि खुदा का शुक्र है कि बड़ी मुश्किल से फतेह हासिल होगी, अन्यथा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवा देता। इसके बाद में शेरशाह ने मालदेव का पीछा किया। मालदेव मारवाड़ को पार करते हुए सिवाना की ओर चला गया और पीछे पीछे शेरशाह ने अजमेर से लेकर आबू तक के संपूर्ण भूभाग पर अधिकार कर लिया। नागौर का इलाका विरमदेव को लौटा दिया, बीकानेर कल्याणमल को दे दिया और बाकी मारवाड़ का क्षेत्र ख्वास खान और ईसा खान को देकर मेवाड़ विजय के लिए शेरशाह आगे बढ़ गया। परंतु मारवाड़ पर अफगानों का यह अधिकार ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 1545 ईस्वी में जैसे ही शेरशाह का ध्यान तो है, उसके अगले साल ही 1546 ईस्वी में पुनः मालदेव ने इन खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से 1544 में मारवाड़ में मालदेव को पराजित करके शेरशाह ने विजय हासिल की। अगला जो अभियान था शेरशाह का, वह था मेवाड़ के विरुद्ध। मेवाड़ का उसमें शासक था उदय सिंह। उदय सिंह हाल ही में शासक बना था, उसकी स्थिति बड़ी कमजोर थी। जब मेवाड़ के सरदारों को शेरशाह के अभियान की जानकारी मिली, तब उन्होंने अपनी कमजोर स्थिति जानकर चित्तौड़ दुर्ग की कुंजियां शेरशाह के पास भेज दी। शेरशाह ने शमस खां को मेवाड़ में चित्तौड़ में नियुक्त कर आगे बढ़ गया और वो आगे बढ़कर जहाजपुर पर भी अधिकार कर लिया। जहाजपुर से आगे उसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से राजपूताने के बहुत बड़े भूभाग के ऊपर शेरशाह ने अधिकार कर लिया। यहाँ पर उन्होंने एक नई नीति को आरंभ किया। वो ये था कि उसने जिन राजपूत शासकों ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली, उन शासकों को उनका राज्य वापस लौटा दिया। यदि किसी सामरिक महत्व के स्थल पर अधिकार करना आवश्यक समझता था शेरशाह है, उसी को उसने अपने नियंत्रण में रखा और वहां पर अपने वफादार सरदारों के नेतृत्व में अफगान चौकियां स्थापित की। बाकी इलाके उसने अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों को लौटा दिए। इसके पीछे शेरशाह की यह नीति थी कि इससे राजपूताने के शासक अफगानों के विरुद्ध एकजुट नहीं होंगे और उनका भौगोलिक और राजनीतिक पृथक्करण बना रहेगा। उसके बाद में अगला जो अभियान था शेरशाह का, यह अंतिम अभियान था और यह था कालिंजर के विरुद्ध। कालिंजर का यह अभियान 1544 के अंतिम दिनों में हुआ था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कीरत सिंह ने अभी तक शेरशाह के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। तो एक कारण तो यह था कालिंजर पर अधिकार करने का कि वहां के शासक ने अभी तक शेरशाह का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था। इसके साथ दूसरा कारण यह था कि शेरशाह ने रीवा के राजा वीरभान बघेल को अपने पास बुलाया था, परंतु वीरभान बघेल शेरशाह के पास न जाकर के आश्रय प्राप्त करने के लिए कालिंजर के राजा कीरत सिंह के पास आ गया। जब शेरशाह ने उनको कहा कि वीरभान बघेल को मुझे यानी शेरशाह को सौंप दे, तब कीरत सिंह ने यह करने से मना कर दिया। तो कालिंजर पर आक्रमण करने का एक कारण यह भी रहा कि वीरभान बघेल को आश्रय प्रदान किया कीरत सिंह के द्वारा। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शेरशाह है कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाना चाहता था, परंतु ऐसा
पराक्रमी साहसी व्यक्ति से ऐसी उम्मीद करना मुश्किल है। परंतु जो भी हो, 1544 के अंतिम महीनों में शेरशाह ने कालिंजर दुर्ग का घेरा डाल दिया। घेरा 6-7 महीने से ज्यादा ही चला और जब कालिंजर के दुर्ग के ऊपर नियंत्रण अधिकार नहीं हो पा रहा था, तब मई 1545 में शेरशाह ने बारूद से किले की दीवारों को उड़ाने का निश्चय किया और इसी दौरान हुक्का नामक आग्नेय अस्त्र कालिंजर दुर्ग की दीवारों पर फेंका गया। वह आग्नेय अस्त्र दीवार से टकराकर पास में ही पड़े बारूद के ढेर में गिर गया, जिसकी वजह से बारूद के ढेर में भयंकर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से पास ही खड़े शेरशाह भी काफी झुलस गए। उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। यद्यपि 22 मई 1545 ईस्वी को उसी दिन शाम को कालिंजर दुर्ग के ऊपर शेरशाह का अधिकार जरूर हो गया, परंतु उसके बाद में उसका देहांत भी हो गया। तो इस प्रकार से 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शेरशाह ने एक के बाद एक सैनिक अभियान करके अपने रण कौशल को, अपने पराक्रम को दर्शाया और लगभग हर अभियान में उन्होंने सफलता प्राप्त की और उत्तर भारत में अफगानों के एक विस्तृत साम्राज्य की रचना, स्थापना वह अपनी मृत्यु से पूर्व करने में कामयाब रहा। शेरशाह एक महान पराक्रमी शासक होने के साथ साथ रचनात्मक प्रतिभा संपन्न प्रशासक भी था और उसने अपने प्रशासन के क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों की वजह से, सुधारों की वजह से वह मध्यकालीन भारत के इतिहास, भारत के महान शासकों में से एक था। तो इस प्रकार से इस वीडियो के दौरान हमने उनके सैनिक अभियानों के बारे में चर्चा की। मैंने उनके सैनिक अभियानों के संबंध में कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति, किसी भी प्रकार की शंका में वह आपके काम आ सके। स्लाइड्स आपको साम्राज्य विस्तार के दौरान उनके द्वारा क्रमिक रूप से किए गए सैनिक अभियानों को समझने में बड़ी उपयोगी साबित होंगी। जैसे 1541 में आप देखिए बंगाल अभियान की खान को परास्त करके वहां पर व्यवस्था की स्थापना। फिर 1542 में मालवा में मल्लू खान यानी कादिर शाह को पराजित किया जाना। उसके बाद 1543 में रायसीन में पुरनमल को पराजित किया जाना। फिर 1543 में ही मुल्तान में सिंध में हबत खान के द्वारा सफलताएं प्राप्त किया जाना। 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित किया जाना और 1544 में ही मेवाड़ में जो उदय सिंह थे उसको पराजित किया जाना। यानी उन्होंने तो अधीनता स्वीकार, प्रभुत्व